हेलो व्यूअर्स, दिस इज सचिन मोदी एंड आई वेलकम यू अगेन ऑन माय शो ऑफ सिंपली रीजनिंग। दोस्तों, आज आप सभी लोगों को मैं एक नई चीज सिखाने वाला हूं जो है सिलोजिज्म का न्यू पैटर्न। दोस्तों, ये वो पैटर्न नहीं है जो आपके आईबीपीएस पीओ मेंस में पूछा जा चुका है, नहीं, ये एक ऐसा पैटर्न है जो अभी तक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा नहीं गया है। लेकिन हम ये आशा जरूर करते हैं कि अगर आईबीपीएस ने अगर कोई पैटर्न बदला तो वो शायद इस तरह का सिलोजिज्म हो सकता है। तो दोस्तों, आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहने की जरूरत होगी, कुछ ना कुछ आपको नया समझना पड़ेगा, ताकि आईबीपीएस से पहले जो कि वो चेंजेस करेगा उससे पहले आप एक बार सोच लें तो शायद आप अपने एग्जाम में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज के शो में हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस रखेंगे, लेकिन वो सभी चैप्टर अलग होंगे। लेकिन सिलोजिज्म का आज मैं आपको एक नया पैटर्न बताऊंगा जिसके ऊपर क्वेश्चन शायद एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फ्रॉम द बिलो स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी कंक्लूडेड इफ इट इज नॉट कंसीडर्ड इन स्टेटमेंट। यानी कि आपके पास नीचे टोटल 4 तरह के स्टेटमेंट दिए हैं। आप सभी जानते हैं कि आईबीपीएस के एग्जाम में जनरली टोटल 5 स्टेटमेंट होते हैं, 5 ऑप्शन होते हैं, लेकिन हमने अभी इसमें 4 रखे हैं, यानी कि हम यहां पर 5वां भी बना सकते हैं। तो देखिए, यहां पर जो स्टेटमेंट दिया है उसे आपको एक बार पढ़ना होगा, उसकी डायरेक्शन को पढ़ना होगा, समझना होगा, और देन आप यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपने यहां पर डायरेक्शन को नहीं समझा तो आप ये जो 4 ऑप्शन देख रहे हैं, ये 4 या फिर ये 5 भी हो सकते हैं, अगर आप ये ऑप्शन देख रहे हैं तो शायद ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। डायरेक्शन में लिखा हुआ है, फ्रॉम द बिलो स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी कंक्लूडेड इफ इट इज नॉट कंसीडर्ड इन स्टेटमेंट। यानी कि अगर स्टेटमेंट में कंसीडर नहीं करें तो भी कौन सा स्टेटमेंट यहां पर कंक्लूड किया जा सकता है। देखिए, सारी बातें स्टेटमेंट के ऊपर ही है। अभी तक आपने देखा है कि स्टेटमेंट होते हैं देन कंक्लूजन होते हैं, लेकिन इस बार आपको टोटल 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और 4 स्टेटमेंट में से आपको लॉजिकली फाइंड आउट करना है कि जिसे आप स्टेटमेंट से कंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन आप उसे कंसीडर नहीं करेंगे स्टेटमेंट में। चलिए, दैट आंसर विल बी योर आंसर, और वही आपका आंसर होगा। अब देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को, वो समझिएगा। सपोज करिए कि हम यहां पर सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन ए है उसे हम छोड़ देते हैं, बी, सी और डी को लेते हैं। अगर बी, सी, डी को लेकर के अगर हमारा ऑप्शन ए क्रिएट हो जाता है, कंसीडर हो जाता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अदरवाइज हमें एक एक को छोड़ के दूसरा चूज करना पड़ेगा। सपोज करते हैं सबसे पहले हम हमारा ऑप्शन ए को यहां पर छोड़ देते हैं, ऑप्शन बी को देखते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं हमारे जो सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट है, हम जरा उसे ले लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि सम पोटैटोज आर ग्रैप्स। तो सम पोटैटोज आर ग्रैप्स, क्योंकि हमने यहां पर ऑप्शन 1 को छोड़ा है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को हम ले रहे हैं, ये आपको याद रखना है। सम पोटैटो आर ग्रैप्स, सम ऑल ग्रैप्स आर एप्पल, ऑल ग्रैप्स आर एप्पल, तो आपने ऑल ग्रैप्स आर एप्पल बना दिया है। एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज ऑल मैंगोज आर एप्पल्स, तो ये सभी की सभी मैंगोज क्या हैं, एप्पल हैं। अभी आपने जो कंसीडर किया वो बी को, सी को और डी को एज ए स्टेटमेंट कंसीडर किया। अगर आपका ये जो ऑप्शन ए है, यानी कि जो स्टेटमेंट है, अगर आपका ऑप्शन ए यहां पर बन जाता है तो आपका ये आंसर होगा। आपका जो स्टेटमेंट है, सम एप्पल्स आर पोटैटोज, सम एप्पल आर पोटैटोज, क्या ये आपके कंसिडर हो रहा है या नहीं हो रहा है? इसका मतलब अगर आप इसको नहीं भी रखोगे तो भी ये आपके स्टेटमेंट में कंसिडर हो रहा है। और क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि आपके पास कुछ फॉलोइंग स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको क्या करना है कि इन जो स्टेटमेंट है उसमें से किसी एक स्टेटमेंट को कंक्लूड करना है, निकालना है, जो कि अगर स्टेटमेंट में नहीं दिया हो तो भी वो बनाया जा सकता है। अब आप समझिएगा कि क्या ये नया पैटर्न हो सकता है, यानी कि इस बार हमने यहां पर कंक्लूजन की बात नहीं करी है, इस बार हम जो बात कर रहे हैं वो स्टेटमेंट पे ही बात कर रहे हैं। 4 स्टेटमेंट आपको दिए हैं, 4 स्टेटमेंट में से केवल किन्हीं 3 स्टेटमेंट का यूज करके चौथे को आपको डिराइव करना है और वही आपका आंसर होगा। अगर हम बात करते हैं तो हमारा यहां पर ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो गया है, सही आंसर हो गया है। इसी तरह से हमें क्या करना होगा, बाकी को भी चेक करना होगा। इसका मतलब अभी हमें यह देखना पड़ेगा कि ए के थ्रू, सी के थ्रू और डी के थ्रू, यानी इन ऑप्शन के थ्रू क्या हमारा ऑप्शन बी को क्रिएट किया जा सकता है या नहीं। यानी कि ओवरऑल ये पूरा की पूरा जो सिलोजिज्म है ये रिजेक्शन मेथड को फॉलो करेगा। अब आप देखिए कि आपका जो सेकंड जो हम कह रहे हैं कि ए, सी और डी को मिला के क्या बी को कंसीडर किया जा सकता है या नहीं। तो देखिए हमारा जो पहला स्टेटमेंट है, सम एप्पल्स आर पोटैटोज, सम एप्पल्स आर पोटैटोज हमने यहां पे डिराइव किया। ऑल ग्रैप्स आर एप्पल, ऑल ग्रैप्स आर एप्पल, ये हो गया है। एंड ऑल मैंगो आर एप्पल, ऑल मैंगो आर एप्पल, ये आपने यहां पर बना दिया है। अब हमें ये देखना था कि क्या हमारा जो ऑप्शन बी है क्या वो कंसीडर किया जा सकता है या नहीं।
तो हमारा जो ऑप्शन बी है सम पोटैटोज आर ग्रेप। तो देखिए ये पोटैटोज का सर्कल है और ये ग्रेप का सर्कल है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब है कि बी को आप कंसिडर नहीं कर सकते ए, सी और डी के थ्रू। और इसी तरह से आपको, जैसे आप बी को कंसिडर नहीं कर सकते, तो अब आपको ए के थ्रू, बी के थ्रू और डी के थ्रू सी को चेक करना होगा कि क्या सी कंसिडर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। और इसी तरह से आपको ए, बी और सी के थ्रू डी को कंसिडर करना है कि क्या डी आ सकता है या नहीं आ सकता है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, ये जो नया पैटर्न है, ये क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत लेंथी होने वाला है और एग्जाम में अगर इस तरह के क्वेश्चंस आ गए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा, क्योंकि अभी तक हम ये सोचते थे कि सिलोगिज्म्स के क्वेश्चंस वाज वेरी इजी, बहुत इजी क्वेश्चंस थे एग्जाम में जो पूछे जा रहे थे। लेकिन अगर ये न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन आ गए तो आपके लिए यहां पर बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि आपको सारे के सारे ऑप्शंस को चेक करने के बाद किसी एक को फाइंड आउट करना होगा। चलिए ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। अभी हमें पता लग चुका है कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, क्योंकि जैसे ही हमें ए सही लग गया है बाकी ऑप्शंस डेफिनेटली यहां पर रॉन्ग होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको यह पता लग सके कि अगला क्वेश्चन किस तरह का हो सकता है और हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किस तरह से करनी है। तो चलिए मूव करते हैं हम हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड स्क्रीन पर आ चुका है। अगेन हमें वही करना है कि स्टेटमेंट में कंसीडर तो नहीं करना है, लेकिन स्टेटमेंट को ही कंक्लूड तो करना है। एक बार फिर से हमारे पास टोटल 4 स्टेटमेंट हैं और 4 स्टेटमेंट के बाद हमें एक बार फिर से ये फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे कंक्लूड किया जा सकता है जिसे स्टेटमेंट में ना रखें तो भी। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले हम ए को छोड़ देते हैं, बी, सी और डी के थ्रू क्या ए कंसिडर किया जा सकता है या नहीं, ये जरा हम पता कर लेते हैं। हमारा जो बी स्टेटमेंट है ऑल मैगजीन आर बुक, तो हम यहां पर बनाएंगे ऑल मैगजीन आर बुक। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है सम बुक आर आर्टिकल, तो सम बुक आर आर्टिकल। एंड ऑल पेपर आर मैगजीन, ऑल पेपर आर मैगजीन। तो हमने इस बार यूज करा है बी प्लस सी प्लस डी, यानी ये 3 स्टेटमेंट का यूज किया है। हमें यह देखना है कि क्या ए को कंसिडर किया जा सकता है या नहीं। सम मैगजीन आर आर्टिकल, देखिए ये मैगजीन का सर्कल है, ये आर्टिकल का सर्कल है, यहां पर रिलेशन ही नहीं है, इसका मतलब है ए कंसिडर नहीं किया जा सकता। अब हमें जो यूज करना पड़ेगा ए प्लस सी प्लस डी, यानी ए, सी और डी के थ्रू हमें यह फाइंड आउट करना है कि क्या बी को कंसिडर किया जा सकता है या नहीं। आप देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसे किस तरह से करना है। सम मैगजीन आर आर्टिकल, ये सम मैगजीन है, ये मैगजीन क्या हो गए, आर्टिकल हो गए, यानी कि आपका जो पहला स्टेटमेंट कंप्लीट है, सम मैगजीन आर आर्टिकल। नेक्स्ट जो आपका है यहाँ पे सी, सम बुक आर आर्टिकल, सम बुक आर आर्टिकल, तो ये कुछ बुक्स क्या हो गए, आर्टिकल हो गए हैं। एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज ऑल पेपर आर मैगजीन, सभी पेपर क्या हैं, मैगजीन है। यानी कि आपने ए, सी और डी का यूज कर लिया, बी को आपको देखना है कि क्या ये कंसीडर होगा या नहीं होगा। तो आपका जो बी था स्टेटमेंट में ऑल मैगजीन आर बुक, क्या यहां पे सभी मैगजीन बुक हैं, बिल्कुल नहीं है, यानी कि यहां पे कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, इसका मतलब बी कंसीडर नहीं किया जा सकता। आपको फिर से चेक करना पड़ेगा ए प्लस बी प्लस डी, यानी कि ए, बी और डी का यूज करके आपको यह देखना पड़ेगा कि क्या सी कंसीडर किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता। तो यहां पे देखिए ए, बी और डी का यूज करेंगे आप। सम मैगजीन आर आर्टिकल, तो यहां पर कुछ मैगजीन क्या हो गए हैं, आर्टिकल हो गए हैं। आपका सेकेंड स्टेटमेंट है ऑल मैगजीन आर बुक, ऑल मैगजीन आर बुक, यहां पर यह कंसीडर हो गया है। एंड आपका डी स्टेटमेंट है ऑल पेपर आर मैगजीन, सभी की सभी पेपर क्या हैं, मैगजीन हैं। अब आपने ए, बी और डी का यूज किया है, आपको ये देखना है क्या सी कंसीडर होगा या नहीं। सी में लिखा हुआ है सम बुक आर आर्टिकल, सम बुक आर आर्टिकल, देखिए ये बिल्कुल कंसीडर हो रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। यानी कि अगर आपको इसकी जरूरत स्टेटमेंट में भी नहीं है तो भी ये स्टेटमेंट में कंक्लूड किया जा सकता है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस आपके नए पैटर्न पर सिलोगिज्म में हो सकते हैं, जो कि सबसे पहले हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत फ्यूचर में अगर ये क्वेश्चन सामने आ जाए तो आपको समझने में ना हो। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन सडनली हमारे सामने आ गए तो हम यहां पर ब्लैंक हो जाएंगे एग्जाम के अंदर, हमें ये समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में करना क्या है। अभी तक ये स्टेटमेंट टोटल 4 हैं, अगर ये स्टेटमेंट 4 है तो ये मान के चलिए स्टेटमेंट 5 भी होंगे, और 5 होंगे हमारे बैंकिंग एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन और कितना लेंथी हो सकता है। और ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन लेंथी ही होगा, आपको यहां पर उसकी सारी की सारी पॉसिबिलिटी निकालनी पड़ेगी, देखना होगा कि कौन कौन से आपके ऑप्शंस का यूज करके आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर यहां पर आपको स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, आप यहां पर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन सिलोगिज्म में बनता है तो आपको किस तरह से सॉल्व करना है, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे वे सभी स्टूडेंट जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में परेशानी को फील करेंगे। क्लियर गाइज, चलिए अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर है और ये जो क्वेश्चन है ये आपके कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है। और जनरली कोडिंग डिकोडिंग की क्वेश्चंस हम हमेशा बहुत इजी मानते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कोडिंग डिकोडिंग में कुछ सेट ऑफ पैटर्न होते हैं जो कि IBPS हमेशा अपने एग्जाम में देता है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो बहुत टिपिकल होते हैं और सॉल्व करने में उन्हें टाइम लगता है। ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 के रूप में रखा है। देखिए क्वेश्चन के अंदर जो कहा गया है वो कुछ ये कहा गया है कि यहाँ पे जो जार्गोनिजिंग जो वर्ड लिया गया है, हमने जार्गोनिजिंग वर्ड को यहाँ पर एक लेटर से कोड किया हुआ है। तो देखिए आपको ये फाइंड आउट करना है कि जार्गोनिजिंग को ये जो कोड दिया गया है QJVF PMMSMC के उसी कोड लैंग्वेज में आपको इंफॉर्मेशन का कोड फाइंड आउट करना है। दोस्तों कई बार हमें ऐसा लगता है कि इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत टिपिकल होता है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा लेटर लिया गया, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो मैं आपको एक हिंट देता हूं कि जब भी कोई भी बहुत बड़ा लेटर आता है तो आपको टोटल नंबर ऑफ लेटर यहां पे काउंट करने होते हैं। टोटल नंबर ऑफ लेटर की बात करेंगे तो यहाँ पे 6 हो गए और यहाँ पे टोटल 5 हो गए। इसका मतलब है आप इसे 2 बराबर भागों में तोड़ दो। जैसे ही आप यहाँ पे 2 बराबर भागों में तोड़ते हो आपको ये पता लग गया कि फर्स्ट हाफ में टोटल 5 लेटर हैं एंड सेकेंड हाफ में भी टोटल 5 लेटर हैं। और उसी तरह से आपको यहाँ पर भी टोटल 5-5 लेटर के 2 हाफ बनाने होंगे। जैसे ही आप यहाँ पर 2 हाफ बनाते हैं उसके बाद आपको करना क्या होगा कि इन लेटर की जो पोजीशन होती है आप उन पोजीशन को यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे हम बात करते हैं जे की 10 होती है 1, 18, 7 एंड 15। इसी तरह से 14, 9, 26, 9, 14 एंड 7। ये जो हमारे पास जार्गोनिजिंग जो वर्ड लिया गया है उसकी पोजीशन थी जो लेटर की, हमने यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह से इसे जिस तरह से कोड किया गया है उनकी पोजीशन भी हम यहाँ लिख देते हैं। जैसे Q की 17 है, J की 10 होती है 22, 6, 16, 13 2 टाइम्स, 19 अगेन 13, 3 एंड 11। अब आपको ये देखना है कि क्या चेंजेस आप यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम मिडिल में ही चलते हैं। जैसे हमने मिडिल पे देखा तो 14 से 13 हो रहा है, इसका मतलब यहां पर तो -1 हो रहा है। अगर यहां पर -1 हो रहा है इसका मतलब है कि हमें यहां मिड वाले लेटर में भी -1 मिलेगा और मिलते ही हम यहां पर L लिख सकते हैं। तो सबसे पहला शॉर्ट ट्रिक तो क्या हो गया कि मिडिल वाला जो लेटर है वो L होना चाहिए। और अगर हमारे ऑप्शन में जाएं तो हमें केवल यहां पे एक ही ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जिसमें 6 नंबर का लेटर, क्योंकि 5 लेटर तो ये है, 6 नंबर का जो लेटर है वो L होना चाहिए और ये लेटर हमें दिख रहा है अभी L। इसका मतलब हमें ये देखना है कि अगर इस क्वेश्चन का पैटर्न यहां से मिलता है तो केवल 20 क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन जब तक हमें आंसर नहीं देना है, जब तक हमें लेफ्ट और राइट के दोनों पैटर्न को कंफर्मेशन नहीं रख लें या हमें ये नहीं पता लग जाए कि इन्हें किस तरह से कोड किया गया है, क्योंकि जिस पैटर्न में इन्हें कोड किया गया है अगर ये कोड उस पैटर्न में नहीं हुए तो हमारा जो आंसर होगा वो भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 15 से यहाँ पे 17 है, इसका मतलब प्लस हो रहा है इस बार। 7, 10 प्लस 3 हो रहा है। 18 एंड 22 यहाँ पर 4 हो रहा है। 1, 5 यहाँ पे 6 हो रहा है और यहाँ पे 10 प्लस 6 16 हो रहा है। इसका मतलब रिमेनिंग यहाँ पे आपको जो पैटर्न दिख रहा है वो +2 +3 +4 +5 एंड +6 दिख रहा है। इसी तरह से आपको यहाँ पे चेक करना होगा, क्योंकि ये जो कोडिंग है वो कुछ इस तरह से है। इसका फर्स्ट लेटर यहाँ पे 5th लेटर से कोड हो रहा है, इसका सेकंड लेटर यहाँ पे 4th लेटर से कोड हो रहा है और ये जो क्वेश्चन है ये आपके क्रॉस कोड डिकोड से लिया गया है। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो 9 से 21 यानी 11, तो यहाँ पर ये हो गया है +2। 26 से C पे आ रहा है, इसका मतलब है +3 अगेन +4 +5 एंड +6, यानी कि ये जो पैटर्न है बिल्कुल सेट है कि लेफ्ट और राइट के जो हमने यहाँ पे डिवाइडेशन किए थे वहां पे तो +2 +3 +4 +5 एंड +6 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मिड में ये माइनस हो रहा है तो हमें मिड में भी माइनस करना है और यहाँ यानी कि लेफ्ट और राइट पे हमें यहाँ पे +2 +3 +4 +5 एंड +6 करना है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या ये पैटर्न इनमें से किस ऑप्शन में लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो 9, 14, 6, 15 एंड 18 इन लेटर की कोडिंग है, एज वेल एज 1, 20, 9, 15 एंड 14 ये इस लेटर की कोडिंग है। अब देखिए 18 पे आप करेंगे 2 तो 20, 15 और 3 18, 18 पे यहाँ पे R होता है 6, यानी कि देखो 2 प्लस किया 3 प्लस किया 4 प्लस करेंगे, 4 प्लस करते ही J आ जाएगा कि 6 + 4 10, यहाँ पे आप 5 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा S,
और यहाँ पे आप 6 करेंगे तो 9 + 6 यहाँ पे होता है 15 यानी कि O। तो आपके पास जो लेटर आ रहा है TRJSOL और TRJSOL यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन बी में आ रहा है। इसका मतलब हम रिमेनिंग लेटर यहाँ पर इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आ जाएगा 2 × TMWNC, क्योंकि यही ऑप्शन बी है जिसके अंदर हमें ये पैटर्न मिल रहा है, यानी कि ये जो शुरू के 6 लेटर हैं ये केवल हमें ऑप्शन बी में मिल रहा है। तो आपको अगर किसी भी तरह से जैसे ही पैटर्न को फाइंड आउट कर लेते हैं, पता कर लेते हैं, तो आपको पूरा सॉल्व करना जरूरी नहीं है, केवल आप अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी उसे सॉल्व कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस लेंथी बहुत होते हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और ये जो सेशन आपको दिया जा रहा है इसका मीनिंग ये है कि आपको अच्छे और टिपिकल क्वेश्चन से भी अवेयर करवा दिया जाए, ताकि अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले तो आप उसे सॉल्व कर लें। चलिए दोस्तों, अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी हमने आपके लिए लेटेस्ट पैटर्न पे रखा है, यानी ऐसा जो क्वेश्चन है ये अभी तक जनरली पूछा नहीं गया, लेकिन हम जनरली ये सोचते हैं कि जब भी आपके पास कोई भी लेटर को नंबर से कोड किया जाता है तो वहां पे स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लिकेशन ये सब चीजें होती हैं, लेकिन ये चीजें हमारे ऑन द स्पॉट दिमाग में क्लिक नहीं होती है। चलिए देखते हैं कि आप में से कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है। देखिए, जैसे ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप इसे पॉज कर दीजिए, लेकिन सबसे पहले आप ट्राई करिए। लेकिन अगर आपको नहीं आता है कि कैसे इस क्वेश्चन की कोडिंग की गई है तो आप इस वीडियो को आगे तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको यह पता लग जाए कि क्या पैटर्न इस क्वेश्चन में छिपा हुआ है। यहां अगर हम बात करते हैं तो जो डियर वर्ड है उस डियर वर्ड को यहां पर कोड किया गया है 81361। यहां पर जो लाइव वर्ड है उस लाइव वर्ड को कोड किया गया है 441729। एंड आपसे पूछा गया है व्हाट इज द कोड ऑफ काइंड, यानी काइंड का कोड क्या होगा। अब देखिए, काइंड का कोड फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले डियर और लाइव का फाइंड आउट करना पड़ेगा कि डियर का और लाइव का यहाँ पे कोड किस तरह से बनाया गया है, और तभी आप यहाँ पर काइंड का कोड फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी काइंड को किस तरह से नंबर से कोड किया ये आपको ढूंढना पड़ेगा। कोडिंग की कोडिंग में बहुत डाइवर्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेटर से कोड करना, नंबर से कोड करना, किसी और दूसरे कोड में कोड करना, या नंबर सीरीज के थ्रू कोड करना। तो यहाँ पर बहुत डाइवर्स क्वेश्चंस आपको कोडिंग में देखे जाने को मिल सकते हैं, यानी अगर आपने कोई बुक परचेस की होगी तो भी आपको वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जनरली हमें एग्जाम में ही सबसे पहले फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी चेंजेस हमें बुक्स में देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन घबराइए मत, मैं आपको हमेशा नए नए पैटर्न बताता हूं, ताकि आपको ये तो पता लग जाए कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चंस इस समय चल रहा है और आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को बना सके। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको इन लेटर की पोजिशन को रखना है। तो आपने लेटर की पोजिशन रख दी, यहाँ पर पोजिशन है 9, 22 एंड 5, और इसी तरह से 11, 9, 14 एंड 4। ये तो इन लेटर की पोजीशन है। अब ये नंबर से कोड किया गया, तो डेफिनेटली इतना बड़ा अगर आपको नंबर दिख रहा है तो ये दो रीजन हो सकते हैं, या तो स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लिकेशन हो, या फिर एडिशन किया गया हो और देन आंसर आ गया हो। अगर हम बात करते हैं एडिशन का, 4, 5, 1 और 8 + 9, यहां पर तो टोटल 5 नंबर है और लेटर भी टोटल 4 है, तो कैसे किया होगा वो समझिएगा। अगर आप यहां देखेंगे तो 4 + 9, 4 + 5 को आप करेंगे तो यहां पर होता है 9 का जैसे आप स्क्वायर करेंगे दैट इज 81, और ये जो दो नंबर आपको दिख रहे हैं शुरू के ये आ रहे हैं 81 से। इसी तरह से 1 + 18 आप करेंगे, 1 + 18 = 19, और 19 का जैसे ही आप स्क्वायर करते दैट इज 361। अब आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन से लिखेंगे 81, 361। क्लियर है? समझ में आ गया होगा कि किस तरह से यहां पर हमने इस क्वेश्चन का कोड डिजाइन किया है। आगे देखिए, 12 + 9 आपके यहां पर होता है 21, और 21 का जो स्क्वायर होता है दैट इज 441। इसी तरह से 22 + 5 27, और स्क्वायर होगा दैट इज 729। तो इजी हो गया होगा अब आपके लिए ये फाइंड आउट करना कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 11 + 9 = 20 स्क्वायर इज 400, यानी कि 400। 400 जैसे ही आप देख रहे होंगे कि आपको ऑप्शन सी में दिख गया, यानी आपको आंसर तो समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, 14 + 4 18 स्क्वायर इज 324, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 400 324, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपके लिए ऑप्शन सी। तो ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस में दो लेटर जो यहां पर कोड किए गए हैं उन्हें यहां पर ऐड करो, ऐड करने के बाद स्क्वायर करो, स्क्वायर करने के बाद उन्हें राइट हैंड साइड पर लिख दो। इस तरह की कोडिंग से भी आप अपने एग्जाम के लिए काफी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस आपके माइंड में रहने
चाहिए। तो दोस्तों अभी तक के हम टोटल 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं और सभी क्वेश्चंस बिल्कुल नए रखे गए हैं ताकि आपको इस सेशन का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 यानी आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। और ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को जनरली आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा क्योंकि कई बार इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो एसबीआई का पेपर हो, पीओ के लिए, या फिर आईबीपीएस का पेपर हो। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि P इज ग्रेटर देन A डेफिनेटली ट्रू, यानी कि यहां पे हम इसे लिख सकते हैं P इज ग्रेटर देन A डेफिनेटली ट्रू यहां पर बोला गया है, एंड T इज लेस देन L, T इज लेस देन L यहां पर डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए। यानी कि आपको यहां पर जो फिल इन द ब्लैंक दिया गया उस फिल इन द ब्लैंक में आप ऐसा कौन सा सिंबल रखोगे कि ये कंडीशन ट्रू हो जाए, यानी कि P ग्रेटर देन A ट्रू होना चाहिए एंड T लेस देन L यहां पे डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें यहां पे जो पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है उस पूरे स्टेटमेंट को लिखना होगा। हम यहां पर स्टेटमेंट लिखते हैं P इज ग्रेटर देन L, P इज ग्रेटर देन इक्वल टू L, ग्रेटर देन X, क्वेश्चन मार्क यहां पर हमने रखा है, उसके बाद A इज ग्रेटर देन N, A इज ग्रेटर देन इक्वल टू N, क्वेश्चन मार्क M इज इक्वल टू T। यहां पर हमने पूरी की पूरी इक्वेशन को लिख दिया है। अब देखिए इक्वेशन को लिखने के पीछे का रीजन इतना ही है ताकि आपको यह बता दे कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं A B C D, अगर हम B को छोड़ दें क्योंकि B का मतलब C और D का यूज करना है तो हमारे लिए ऑप्शन केवल 3 है, A C और D, यानी हमें केवल हमारा ऑप्शन A C और D का यूज करके ये देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन से ऑप्शन के थ्रू ये दोनों कंडीशंस यहां पे ट्रू हो सकती है। हमारा सबसे पहला ऑप्शन है इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है C का ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन, एंड जो थर्ड ऑप्शन यानी कि ऑप्शन डी दिया हुआ है इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। अब आपको यहां पे चेक करना होगा कि ये दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, यानी ये ट्रू होना चाहिए, ये फॉल्स होना चाहिए। आपका आंसर इनमें से कोई एक होगा। सबसे पहले हमें ए को ट्राई करना होगा। जैसे ही आप यहां पर इक्वल टू रखते हैं आपकी पहली कंडीशन P इज ग्रेटर देन A तो ऑलरेडी ट्रू है क्योंकि यहां पर X से पहले ग्रेटर देन का साइन है, तो यहां पर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू भी होता या इक्वल टू भी होता तो भी ये कंडीशन तो ट्रू हो रही है। सेकंड बात करते हैं T लेस देन L। यहां पे देखिए T है, यहां पर देखिए L है। आप जैसे ही ये वाला सिंबल यहां पे रखेंगे तो यहां पर रखने के बाद आपको ये तो पता लग जाएगा कि L इज ग्रेटर देन T सही हो रहा है, जबकि L इज ग्रेटर देन T को यहां पे गलत होना है। यानी आपको पता तो लग गया होगा कि आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है ये यहां पर बिल्कुल सही नहीं बैठेगा, यानी कि आपको इस जगह पे ये सिंबल नहीं रखना है। अब हम बात करते हैं हमारे ऑप्शन सी की कि क्या ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर देगा या नहीं देगा। आपने ऑप्शन सी में रखा ग्रेटर देन इक्वल टू, और मैंने आपको बोला था कि ग्रेटर देन जब यहां पे है तो ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है, तो भी ये सही रहेगा, यानी कि ये तो ट्रू हो गया है। अब आप लेस देन की बात करें, लेस देन की बात करेंगे तो टी लेस देन हो गया है और यहां पर एल है। देखिए यहां पर जैसे आप देखेंगे अपोजिट सिंबल आ गया, अपोजिट सिंबल आ गया, इसका मतलब है कि आपकी ये जो इक्वेशन है ये गलत हो रही है, डेफिनेटली फॉल्स हो रही है। और जब ये डेफिनेटली फॉल्स हो रही है इसका मतलब है आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जा रहा है। लेकिन अभी हमें ये भी देखना होगा कि क्या हमारा ऑप्शन डी भी सही है या गलत है। क्यों? क्योंकि एक ऑप्शन दिया हुआ है बोथ बी एंड सी, तो हमें ये दोनों चेक करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि क्या सी के अलावा डी से भी आंसर आएगा या नहीं आएगा। अगर डी से आंसर नहीं आता है तो हम ये कहेंगे सी इज करेक्ट। चलो डी रखते हैं। डी जैसे ही हम इक्वल टू रखते हैं तो हमें पता है इक्वल टू तो पहले भी जब हम रख रहे थे तो भी सही था, इसका मतलब हमें यही रखना पड़ेगा। और जैसे ही हमने ये रखा हमें पता था कि यहां पर चाहे हम लेस देन रखें इसकी तरह या लेस देन इक्वल टू रखें यहां पे इस तरह से, तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दोनों ही कंडीशन में T लेस देन L यहां पर डेफिनेटली फॉल्स हो रहा है। इसका मतलब कि इस बार हमारा जो आंसर आ रहा है वो C और D दोनों से आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर को चूज करने में मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि आपने अगर यहां पर C चूज कर लिया या फिर D चूज कर लिया जल्दीबाजी में और आपने दोनों ऑप्शन को चेक नहीं किया तो आप अपने आंसर को यहां पर गलत कर जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज बोथ C एंड D होगा। तो दोस्तों आज के इस पूरे सेशन में हमने देखा कि किस तरह से क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में नंबर के थ्रू चेंज हो सकते हैं और किस तरह से नए सिलोगिज्म के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों हमेशा इन सेशन का मीनिंग यही होता है कि आपको हमेशा अच्छे और टिपिकल क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएं और कुछ जो नए चेंजेस इस समय एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं वो प्रोवाइड कराए जाएं, ताकि आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत एग्जाम में जब आपके सामने क्वेश्चन हो तो अटेम्प्ट करने में दिक्कत ना हो। लेकिन हम हमेशा चाहते हैं, हम हमेशा ये सोचते हैं कि कोई हमें मोटिवेट करता रहे। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा मोटिवेशनल कोट्स लेके आया हूं जिसे पढ़ने के बाद, जिसे समझने के बाद शायद आपको लगे कि हाँ मुझे कुछ करना है और अगर मैं अपने आप को बदल सकता हूं तो वो केवल मैं ही हूं जिसे अपने आप को बदलना है, यानी कि आप ही केवल अपने आप को बदल सकते हैं। तो दोस्तों हमें इस तरह से अपनी तैयारी पर फोकस करना है, तैयारी को अच्छे से करना है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा मोटिवेशनल कोट्स लेके आया हूं
जिससे मुझे ऐसा लगा था कि काफ़ी ज़रूरत है आप लोगों को, क्योंकि आपके एग्जाम्स काफ़ी नियर हैं और आप शायद थोड़े से यहाँ पर टेंशन में दिख रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं इस मोटिवेशनल कोट्स को। योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाई वॉट यू डू टूडे नॉट टुमारो। देखिए इसका कितना अच्छा मीनिंग है। इस बात को समझिएगा अपने अंदर, इस बात को सोचिएगा कि आपका जो फ्यूचर है वो केवल आप ही क्रिएट कर सकते हैं, कोई और पर्सन उसे क्रिएट नहीं कर सकता है। लेकिन फ्यूचर केवल डिपेंड आप पर ही करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आप अपनी तैयारी को और बेहतर करिए, और मेहनत करिए, और हार्डवर्क करिए, ताकि फ्यूचर आप खुद अपना बना सकें। दोस्तों आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।